हेलो स्टूडेंट्स। हमें ऑडिबल बेटा? हेलो स्टूडेंट्स, हमें ऑडिबल? ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बेटा पता होगा कि लास्ट जो क्लास हो चुकी हैं उसमें हमने एसिड बेस इंडिकेटर को डिस्कस किया था। और लास्ट क्लास जो हुई थी वहाँ पे एसिड्स और के बारे में पढ़ा था कि एसिड्स क्या होते हैं। और आज की जो बेटा क्लास है रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे बेटा। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने यहाँ पे एसिड्स के क्लासिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक और एसिड, ये सब पढ़ लिया था। और आज जो बेसिकली जो क्लास होने वाली दैट इज़ ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले बात करेंगे कि एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं। मतलब अगर एसिड हो या कोई भी कंपाउंड होता है तो उसकी प्रॉपर्टी दो तरह की होती हैं। एक तो होती है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि हम कंपाउंड की फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं, जैसे कि उसका टेस्ट हो गया, उसका टच, उसकी फिजिकल स्टेट हो गई, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, तो ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि जो एसिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से दो प्रॉपर्टीज़ तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पता है कौन सी? एक तो होती है कि एसिड के टेस्ट के बारे में जानते हैं। तो एसिड का जो टेस्ट है ना, वो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है। तो एसिड का जो टेस्ट होता है कैसा होता है? सोर टेस्ट होता है, तो हम ये जानते हैं। और दूसरी बात हम ये जानते हैं कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? रेड कर देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम जानते हैं बेटा, है ना? दोनों चीज़ हमने पढ़ रखी हैं। तो एसिड की दो फिजिकल प्रॉपर्टी तो हम जानते हैं, बाकी की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? सोर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो पहली जो प्रॉपर्टी है, द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, और एसिड टर्न्स द ब्लू लिटमस इनटू रेड। आपको पता है कि वो क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को चेंज कर देते हैं, किस में कर देते हैं बेटा? रेड में कर देते हैं। तो इनका टेस्ट कैसा होता है? सोर टेस्ट होता है। और वो ब्लू लिटमस को किस में करते हैं बेटा? रेड में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक आपको इस पॉइंट के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है ABR। ठीक है, तो ABR शॉर्ट ट्रिक के नाम से इसे याद रखेंगे, यानी कि एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि और अगर हम बात करेंगे बेसिस की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है BRB के नाम से ध्यान रखना है, यानी कि जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है, इन ट्रिक से आप लोग याद रखोगे। ठीक है, तो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी हमने सीख ली भाई कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को चेंज करेंगे, किस में करेंगे? रेड में। अब देखो इसे एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं। तो एक्टिविटी में यहाँ पे क्या किया हुआ है कि ये क्या है? ये एक रेड लिटमस है। और अगर ये मान के चला जाए कि यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है वो क्या है? हमारे पास एसिड है ना? क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो बेसिकली एसिड ही होगा। कोई सा भी एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, तो अगर यहाँ पे रेड लिटमस आप यहाँ पे डालोगे तो उसे डालने के बाद वो रेड ही रहेगा, है ना? और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे डालते हैं ब्लू लिटमस डालते हैं। तो अगर यहाँ ब्लू लिटमस डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ठीक है, जस्ट वेट 1 मिनट बेटा। ओके, तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि भाई जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं भाई? रेड कर देते हैं। जैसे ABR से हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, ABR से। ओके, और जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू चेंज करते हैं। दो फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे हो चुकी हैं और जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी। तो ठीक है, तो ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है। जस्ट वेट। ठीक है, आगे देखो बेटा, ये कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखो जरा, तो अगली जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ लो। फिजिकल प्रॉपर्टी का नाम क्या है कि भाई जो एसिडिक सॉल्यूशन जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इसीलिए इनका जो नाम है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स।
मतलब कि आगे केमिस्ट्री में आपको हमेशा ये याद रखना है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी कही गई है, वैसे तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी आ जाता है। कहा गया है कि जो एसिड्स होते हैं ना, वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ? मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, और मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद वो हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं? इवॉल्व करते हैं। तो ये एक केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जनरल इक्वेशन से आप लोग से इसे याद रख सकते हो। ये मेटल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और अगर इस मेटल की जो रिएक्शन है वो किसके साथ करेंगे बेटा? एसिड के साथ। तो जैसे कि मान लो कि हमने यहाँ पे लिया हो मेटल, और मेटल की जो रिएक्शन है वो किससे करेंगे? एसिड से करेंगे। तो क्या मिलता है? एक तो मेटल का सॉल्ट मिलता है, और क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आप लोग, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ आ जाओ। अब हमने इसको समझने के लिए यहाँ पे जो मेटल ली हुई ना, वो कौन सी मेटल है? जिंक मेटल है, ठीक है। तो जिंक मेटल लेंगे, और इसमें क्या डालने वाले हैं? एक कोई भी एसिड, जैसे कि हमने क्या डाला हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो जैसे ही यहाँ पे मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे, तो यहाँ पे एक तो बनेगा आपका सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट का नाम क्या होगा? जिंक सल्फेट, और प्लस करके यहाँ पे क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। तो फाइनली हमने यहाँ पे समझ लिया कि ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के अंदर एक है, जो कि बहुत टाइम तक आपको पढ़ने को मिलती रहती है, और इसे हमेशा आपको याद रखना। प्रॉपर्टी का नाम क्या है भाई? प्रॉपर्टी का नाम है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद द मेटल्स, है ना। यानी कि मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करती है, तो मेटल सॉल्ट बनाती है, और साथ ही साथ क्या करती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, ठीक है। अब जैसे देखो जरा, जिंक मेटल है ना, और ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। तो देखो बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड की जब हम बात करेंगे तो ये H2SO4 होता है। अब आप एक बात समझ जाओ, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि H2SO4 या कोई भी जो एसिड होता है, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक तो जो होता है बेटा, वो होता है हमारे पास H प्लस आयन होता है, ठीक है। ये बेटा हमारे पास H प्लस आयन होता है, और दूसरा वाला जो पार्ट होता है, जो अनायनिक पार्ट जो होता है, सल्फेट आयन। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि मेटल जो है वो यहाँ पे किस तरह से कंपाइल करती है, तो देखो, जैसे यहाँ पे जिंक मेटल की रिएक्शन कराएगी, तो जिंक मेटल क्या करती है, जो आपने लाइक फर्स्ट चैप्टर में आपने सीखा होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन सीखी होगी। तो जिंक मेटल क्या करती है? पहले तो ये ऑक्सीडाइज होती है, और ऑक्सीडाइज होकर के ये यहाँ पे Zn2 प्लस आयन बेटा यहाँ पे बना लेती है, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस करती है। अब यहाँ पे बनने वाला जो मेटल का ये जो पार्ट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं बेटा मेटल कैटायन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होता है वो क्या होता है? ये होता है मेटल का कैटायन। अब एक्चुअली होता ये है कि जब कोई भी अगर आप एसिड यहाँ पे लेते हो, तो ये उस एसिड के मेटल कैटायन जो होता है, उस एसिड के अनायनिक पार्ट के साथ बेटा वो कंपाइल करता है, और कंपाइल करके वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। अब जैसे कि यहाँ पे Zn2 प्लस आयन बना हुआ है, तो Zn2 प्लस आयन सल्फेट आयन के साथ क्या करता है? कंपाइल करता है। कैसे करेगा भाई? देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि भाई Zn2 प्लस ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लिया भाई? सल्फेट आयन ले लिया, SO4 2 नेगेटिव ले लिया। अब इससे यहाँ पे क्या होगा? जब ये यहाँ पे कंपाइल करेंगे, तो कंपाइल करते समय इनकी जो वैलेंसी है ना, वो क्रॉस होती है, वैलेंसी क्रॉस होती है। जैसे कि यहाँ पे 2 प्लस आयन है, और यहाँ पे 2 नेगेटिव आयन है, तो चार्ज क्योंकि बराबर है ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाने के बाद यहाँ पे आपका बन जाएगा जिंक सल्फेट, यानी कि ZnSO4 यहाँ पे बन के आ जाएगा, जैसे जिंक सल्फेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बन के आ जाएगा ZnSO4। तो बेसिकली एक ये तो बेटा सॉल्ट यहाँ बन के आता है। अब सॉल्ट बनने के बाद बात आती है कि जो H प्लस आयन होता है, इसका यहाँ पे क्या होता है? तो ये H प्लस आयन की अगर हम बात करेंगे, देखो एक रिएक्शन तो ये वाली हो गई, यानी कि जिंक वाली हो गई, और दूसरी रिएक्शन ये वाली होती है कि जो यहाँ पे H प्लस आयन जो बचता है ना, ये वाला, ये दो बार जो H प्लस आयन यहाँ पे बचा हुआ है, ये क्या करता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन लॉस किए जाते हैं ना, इन इलेक्ट्रॉन को बेटा वो गेन करता है, और गेन करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करना मैंने आपको सिखाया था, इसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे ये रिड्यूस होकर के यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। तो ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी जो होती है ना बेटा, वो मेटल से मेटल सॉल्ट बनने की स्ट्रैटेजी जो होती है वो ये वाली होती है। तो फाइनली कुछ कंक्लूजन्स बेटा आप लोगों को ध्यान रखने हैं, और वो कंक्लूजन कौन कौन से हैं वो मैं आपको बेटा बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ज़रा, सबसे पहले आपको इस वाली इक्वेशन को ध्यान रखना है, जिसमें क्या होता है कि जो मेटल होती है ना, वो मेटल क्या करती है कि भाई इलेक्ट्रॉन, जो मेटल जो होती है वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, और लॉस करने के बाद वो क्या बनाती है? लॉस करने के बाद वो बनाती है मेटल का कैटायन। और मेटल का जो कैटायन क्या करता है कि जो एसिड जो होता है, उसके उसके नेगेटिव पार्ट के साथ क्या करता है? वो कंपाइल करता है, और कंपाइल करके वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि यहाँ पे ये सॉल्ट बन गया। और जो H प्लस आयन वाला जो पार्ट होता है, वो इन इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल और डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे HCl अगर यहाँ लेते हैं, और HCl की जो रिएक्शन है वो हम यहाँ पे कराते हैं किसके साथ? मेटल के साथ, है ना।
तो मेटल हमने यहाँ पे ले लिया, ज़िंक मेटल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये रिएक्शन जो होगी, तो आपको पता है कि यहाँ पे एक सॉल्ट बन के आता है जिंक क्लोराइड, यानी कि ZnCl2 सॉल्ट बन के आता है और प्लस करके यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनती है। तो एक्चुअली इनके बीच में यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है वो यहाँ समझते हैं। देखो, HCl की बात करोगे तो HCl के बारे में हम जानते हैं कि इट हैज़ द 2 पार्ट, यानी कि एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट यहाँ पे Cl नेगेटिव है और पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे H पॉजिटिव है। तो वही ज़िंक का काम क्या होगा भाई, ज़िंक क्या करेगा, ऑक्सीडाइज़ होगा और ऑक्सीडाइज़ होकर के क्या बनाएगा, Zn2+ आयन बनाएगा और ये जो Zn2+ आयन है ये Cl नेगेटिव के साथ कंपाइल करेगा। कैसे करेगा, अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। अब देखो, जैसे कि Zn की जो वैलेंसी है वो 2 पॉजिटिव है और Cl की जो वैलेंसी है 1 है। तो अब क्या होता है, इनकी वैलेंसीज़ का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी कि ये जो 1 है वो बेटा यहाँ पे आ जाता है और ये 2 जो है बेटा वो यहाँ आ जाता है, जिसके कॉम्बिनेशन से यहाँ पे बन के आता है ZnCl2। और ये जो H+ आयन होगा वो क्या करेगा, वो इन इलेक्ट्रॉन के साथ लॉस करके अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन गैस बना लेगा। तो फाइनली हमें समझ में आ गया है कि आखिरकार जो मेटल है ना, वो मेटल सॉल्ट के मतलब एसिड के साथ किस तरह से रिएक्ट करती है, ठीक है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी, दोबारा से रिकैप करते हैं। एसिड का टेस्ट सोर होता है। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड के जो सॉल्यूशन होते हैं एक्वस सॉल्यूशन, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। आज एसिड जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस करता है, तो ये प्रॉपर्टी भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे बेटा आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ पे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाएँ। अब ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको यहाँ थोड़ा समझते हैं क्या है बेटा। तो सबसे पहले इसके सेटअप को समझते हैं। ये क्या है, सभी जानते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब है, सभी जानते हैं, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब को हमने क्या किया हुआ है कि एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड के साथ एक सेटअप लगाया हुआ है। ये यहाँ पे इस तरह से सेटअप लगाया हुआ है और ये एक रबर की कॉर्क होती है। रबर की कॉर्क इसलिए लगाई जाती है ताकि यहाँ से अगर कोई गैस अगर रिलीज़ होती है तो वो बाहर ना निकले, मतलब वेस्ट ना हो। वो एक ये जो ट्यूब जो होती है इसे गैस डिलीवरी ट्यूब कहते हैं। तो हमने एक गैस डिलीवरी ट्यूब इस तरह से लगाई हुई है। अब इसका जो बॉटम पार्ट है वो एक बीकर के अंदर रखा हुआ है, ये एक बीकर है बेटा। और इस बीकर के अंदर यहाँ पे सोप सॉल्यूशन लिया हुआ है ताकि हम हाइड्रोजन गैस को कैप्चर कर पाएँ। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने यहाँ पे सपोज दैट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है, ठीक है। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेने के बाद हम इसमें डालेंगे क्या, जिंक की मेटल, है ना, जो अभी हमने रेशन पढ़ी थी। जिंक मेटल बेटा यहाँ डालेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे जिंक मेटल डालोगे तो आपको पता है कि यहाँ पे एक तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज़ होती है। तो जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज़ होके जब ऊपर जाएगी तो इस कॉर्क से निकलते हुए कहाँ पहुँचेगी, इस डिलीवरी ट्यूब में। और डिलीवरी ट्यूब से होती हुई हाइड्रोजन बेटा वो यहाँ जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स जा रहे हैं और हाइड्रोजन गैस जैसे ही सोप सॉल्यूशन से बाहर निकलेगी, क्योंकि सोप सॉल्यूशन क्या करता है, वो बबल्स बनाता है, तो इन बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस यहाँ पे कैप्चर हो जाएगी। और अगर मान लो कि अगर हम जलती हुई एक बर्निंग कैंडल, यानी कि जलती हुई कैंडल को अगर इसके पास ले जाते हैं, किसके पास ले जाते हैं भाई, इन बबल्स के पास ले जाते हैं, तो क्या होता है, एक पॉप साउंड वहाँ पे आता है। पॉप साउंड लाइक जैसे कि अगर आपकी कोल्ड ड्रिंक की किसी बोतल को जब इसका कैप एक साथ जब स्टॉप जो ओपनर से जब उसे ओपन करते हो, तो ओपन करने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग पॉप साउंड कहते हैं। तो वैसे अगर जलती हुई कैंडल को अगर इसके पास ले जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा कि पॉप साउंड वहाँ पे क्रिएट होता है। तो फाइनली ये एक्टिविटी हमें समझ में आ गई। इस एक्टिविटी में क्या होता है कि सबसे पहले लेना होता है एक जिंक मेटल। जिंक मेटल के अलावा कोई और मेटल भी है, बस हाईली रिएक्टिव ना हो, ये ध्यान रखना होता है। और सोडियम वगैरह नहीं ले सकते भाई, सोडियम लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कोरोसिव रिएक्शन होती है और वहाँ पे टेस्ट ट्यूब ब्रेक होने के चांसेस भी होते हैं। तो एक मॉडरेट रिएक्टिव मेटल हमने यहाँ पे ली हुई है, जैसे कि जिंक मेटल आपको दिख रही है। तो जिंक मेटल का डाइल्यूट जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और उस हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे, इससे पता है इस मेथड का नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड। यानी कि अगर किसी गैस को डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ किसी बीकर में किसी गैस जार में या किसी सोप सॉल्यूशन में अगर कैप्चर करते हैं तो उसे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सोप सॉल्यूशन में क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस इन बबल के अंदर कैप्चर हो जाती है, यानी कि हर एक बबल के अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है बेटा, ठीक है। फिर क्या होता है कि अगर यहाँ पे बर्निंग कैंडल अगर यहाँ पे ले जाएंगे तो बर्निंग कैंडल जैसे ही वो बबल्स यहाँ ब्रेक होगा तो बबल्स जो है वो वहाँ से हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होगी तो एक एक्सप्लोजन होगा और उस एक्सप्लोजन का जो साउंड होता है वो होता है पॉप साउंड होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि भाई हाइड्रोजन गैस जो होती है
वो किस तरह के साउंड के साथ रिलीज होती है, तो आपको बताना है पॉप साउंड, ठीक है। तो आई होप यू स्टूडेंट अंडरस्टैंड अबाउट दिस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी सब भी जगह आपको कॉमनली आपको किसी भी बुक में देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि आपको पता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट द लाइक एसिड जो होते हैं उनकी जो रिएक्शन है वो हम करेंगे मेटल कार्बोनेट्स के साथ। किसके साथ बेटा? मेटल कार्बोनेट्स के साथ बेटा यहाँ रिएक्शन करवाएंगे। मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं उनके साथ रिएक्शन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। वो देखो बेटा, तो सबसे पहले तो हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जो मेटल कार्बोनेट जो होते हैं वो क्या होते हैं। व्हाट आर द मेटल कार्बोनेट, ठीक है। मेटल कार्बोनेट, पूरा यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करते हैं बेटा। क्या होता है कि यहाँ पे मेटल तो हम जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बोनेट जो है वो एक अनायनिक पार्ट आ गया है। कार्बोनेट की बेटा हम बात करते हैं, तो कार्बोनेट बेसिकली जो होता है वो CO3 2 नेगेटिव आयन होता है। मतलब बेसिकली ये अनायनिक पार्ट होता है, मतलब एक अनायन होता है। एक पार्ट और भी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेटल बाइकार्बोनेट बोलते हैं बेटा, मेटल बाइकार्बोनेट, है ना। इनके बारे में भी साथ ही साथ समझ लेते हैं। मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट की बात करेंगे तो बाइकार्बोनेट जो फॉर्मूला होता है बेटा उसका फॉर्मूला होता है HCO3 नेगेटिव, ठीक है। और ये भी एक अनायन ही होता है। तो अगर किसी मेटल के साथ अगर ये पर्टिकुलर आयन अगर यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो हम कार्बोनेट बोलते हैं, और अगर ये वाला आयन यहाँ जुड़ा हुआ है तो उसे बोलते हैं बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब करेंगे क्या, मेटल के साथ हम कार्बोनेट कंपाइल करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि हमें सोडियम के साथ कंपाइल करना है, और सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। और हमें सोडियम का बनाना है भाई कार्बोनेट, और कार्बोनेट क्या होता है 2 होता है। तो अब क्या है कि इन दोनों को जब कंपाइल करेंगे तो वैलेंस से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। तो सोडियम का जो कार्बोनेट बनेगा उसका फॉर्मूला जो रहेगा वो Na2CO3 रहेगा, जहाँ पे ये बता रहा जाए कि भाई कार्बोनेट जो होता है अनायन जो होता है उसकी जो अनायनिक वैलेंसी है वो 2 होती है, ठीक है। अभी अगर हमें सोडियम का बाइकार्बोनेट बनाना हो तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3 नेगेटिव। अब क्योंकि दोनों कैटायनिक और अनायनिक वैलेंसी बराबर हैं तो यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा प्रॉपर्टी में आ जाओ। तो प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 यहाँ पे स्टार्ट की, और वहाँ पे ये बताया है कि अगर अगर कोई एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, अगर किसी मेटल कार्बोनेट के साथ, है ना, और या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो ये जो मेटल जो बाइकार्बोनेट जो होता है इसे हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो मतलब इसका जो नाम होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट भी है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि अगर एसिड रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर बाइकार्बोनेट के साथ, तो सबसे इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि उनका काम ये होगा कि उस रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अभी जो हमने पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और जब मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ अगर हम एसिड रिएक्ट कराएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ठीक है। लेट स्टार्ट। देखो हमने क्या लिया हुआ है, मेटल कार्बोनेट, ठीक है। उसमें क्या डालेंगे, उसमें हम डालने वाले हैं यहाँ पे एसिड, मतलब मेटल कार्बोनेट के साथ हम यहाँ पे डालेंगे एसिड। तो सपोज दैट हमने यहाँ पे एसिड डाला, एसिड डालने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका बन के आएगा एक सॉल्ट, जो भी सॉल्ट होगा वो सॉल्ट बन के आएगा, और साथ ही साथ वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेटा यहाँ पे रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 गैस रिलीज होगी। अब देखो ज़रा, अभी कोई एग्जांपल लेते हैं, प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि पहले तो मेटल बाइकार्बोनेट का भी ले लिया, दोनों को साथ साथ ही बात कर लेते हैं। तो मेटल कार्बोनेट की बात तो हो चुकी, मेटल कार्बोनेट क्या करेगा भाई, एसिड के साथ जब भी वो रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल कार्बोनेट के साथ भी सेम ही होता है बेटा, वो जब यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, फिर से वही सॉल्ट बनेगा। एक तो यहाँ पे क्या बन के आता है, सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट के साथ क्या बनता है, वही अपना कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के आती है। तो ये बेटा 10th क्लास के बेसिक फॉर्मूलेज हैं, बेसिक ट्रेंड्स हैं। अगर हम इनको फॉरगेट करते हैं, इनको ध्यान नहीं रखते हैं, तो आगे बहुत परेशानी परेशानी बेटा। तो ये बेसिक ट्रेंड्स को अगर ध्यान में रखोगे भाई, 10th के गिने चुने आइटम्स हैं, गिने चुने टॉपिक्स हैं, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हम ध्यान नहीं रख पाएंगे तो मैं 10th बोर्ड तो करने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल हमने समझा भाई, हमने यहाँ पे समझा कि अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। और अभी हमने सीखा कि भाई जो एसिड है ना, अगर वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है या फिर बाइकार्बोनेट जिसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, अगर वो उसके साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये हमने समझ लिया। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए बेटा। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट।
फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3। और ये क्या लिया हुआ है, ये एक एसिड है, इसका नाम क्या है HCl, ठीक है। अब हमने इसकी रिएक्शन करवाई और रिएक्शन के दौरान हमें क्या मिल के आएगा, देखो एक तो यहाँ पे मिला आपका सॉल्ट, है ना, और जनरली जो मिलनी चाहिए थी वो क्या बन के आई, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन के आया आपका वाटर। तो ये रिएक्शन आपकी बहुत ही फेमस और फैमिलियर रिएक्शन है, जिसको आप हमेशा के लिए याद रखोगे कि जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक तो बन के आता है सॉल्ट, है ना बेटा, ये सॉल्ट है, सॉल्ट का नाम तो आप जानते होंगे, सोडियम क्लोराइड, है ना। तो एक यहाँ पे सॉल्ट बन के आता है और सॉल्ट के बाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है भाई, ये तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि आपने मेटल कार्बोनेट लिया हुआ है। और क्या बनेगा, वाटर यानी कि पानी, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे क्या बना, वाटर। तो भाई क्लियर हो गया कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ करते हैं तो सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट बन के आता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और यहाँ पे वाटर बन के आता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ये इसकी बैलेंस है भाई, यहाँ पे क्योंकि सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 का इंटू होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 का इंटू करेंगे, ठीक है, तो 2 का इंटू हो गया, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे कार्बन देखेंगे तो कार्बन वहाँ पे बैलेंस है, ये कार्बन 1 था, कार्बन 1 है तो बैलेंस है। ऑक्सीजन के देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, राइट हैंड साइड में कितना है, 2 है, और एक ऑक्सीजन वाटर में भी है बेटा, तो वो बैलेंस है, मतलब उसमें हाइड्रोजन बस बैलेंस करना था, 2 का इंटू कर दिया HCl में। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं किसका, बाइकार्बोनेट का। तो यहाँ पे हमने बेटा लिया हुआ है बाइकार्बोनेट, जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन पता है कि भाई जब भी वो एसिड के साथ, जैसे कि यहाँ पे एसिड जो HCl है, इसके साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो क्या बनने वाला है, एक सॉल्ट बनेगा। भाई ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और हम इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा, एक तो सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट ऊपर बना था वो यहाँ पर भी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखो जरा इस चीज़ को समझते हैं, नीचे जो पार्ट है उसको समझते हैं बेटा। देखो इस चीज़ को समझो ना, यहाँ पे जो CO2 अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भाई ये बताओ कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उसका साउंड कैसा होता है, उसका साउंड होता है पॉप साउंड, ठीक है। लेकिन जब भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये वाली जो गैस होती है वो यहाँ पे इफरवेसेंस के साथ यहाँ पे रिलीज होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। सर ये इफरवेसेंस क्या होते हैं, तो हम जानते ही नहीं, इफरवेसेंस समझो बेटा। देखो जनरली आप लोग एक काम कर सकते हो, राइट नाउ यू हैव टू जस्ट टेक ए वाटर, ठीक है, वाटर ले लो, या अगर आपके पास कोल्ड ड्रिंक है तो कोल्ड ड्रिंक लो। तो क्या है कि जब भी हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हैं ना, तो ओपन करने के बाद एक तो काफ़ी ज़्यादा एक साउंड प्रोड्यूस होता है, इफरवेसेंस यानी कि फ्रिस्किंग साउंड रिलीज होता है। तो जो जैसे ही बोतल के कैप को ओपन कर, जैसे कि मान लो कि एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है हमारे पास, तो इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जैसे ही हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही ओपन करते हैं तो एक एक फ्रिस्किंग साउंड आता है। कैसा आता है बेटा, फ्रिस्किंग साउंड। और फ्रिस्किंग साउंड इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल इतनी आती है, अब इसमें ये जो पार्ट होता है ये कैसा होता है, ये एम्प्टी होता है। एम्प्टी पार्ट यहाँ तक हम बोतल को इसलिए नहीं भरते क्योंकि इसके अंदर ये जो भी हम बेवरेज इसके अंदर भरते हैं तो हाई प्रेशर के अंदर भरते हैं। तो प्रेशर अगर हाई हो जाए, अगर मान लो कि कोल्ड ड्रिंक को यहाँ तक रखते हैं, तो अगर मान लो कि ये गर्मी में रखी जाती है या प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो बोतल को फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इतना पार्ट ये खाली रखा जाता है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही हम यहाँ पे बोतल को ऐसे लूज़ करते हैं तो लूज़ करने पर क्या होता है कि यहाँ से एक लाइक फ्रिस्किंग साउंड रिलीज होता है। और वो फ्रिस्किंग साउंड इसलिए होता है क्योंकि इतने पार्ट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो काफ़ी टाइम से यहाँ पे कैप्चर होती है। तो जैसे हम इसे रिलीज़ करते हैं तो रिलीज़ करने के बाद फ्रिस्किंग साउंड होता है और इसके अंदर की जो गैस है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। और उसके बाद आप नोटिस करोगे कि ये जो पानी जो होता है इसके अंदर यहाँ पे बबल्स आना शुरू होते हैं। तो जो बबल्स जो निकलते हैं, बबल्स के साथ जो गैस निकलती है उसलिए वो हम लोग, जैसे कि देखो यहाँ पे ये जो बबल्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं, देखो ज़रा अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखो ये बबल्स, इनको देखो बेटा, तो ये जो बबल्स यहाँ पे निकल के जाते हैं इनको हम लोग बोलते हैं इफरवेसेंस बोलते हैं। तो जो ये पॉइंट्स यहाँ पे जो पढ़ना है वो CO2 के बारे में वो ये है कि लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क इफरवेसेंस, यानी कि ब्रिस्क इफरवेसेंस के साथ वो निकलती है, मतलब कि बबल्स के साथ निकलती है। तो अपनी क्लास 10th के लिए भाई दो गैसों की चीज़ें तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स याद ही कर लो। हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, पॉप साउंड, और CO2 गैस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, इफरवेसेंस। आप इन्हें आप अपने MCQ एग्जाम के लिए भाई तैयार कर लो, ठीक है ना बेटा, याद रखेंगे। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हमने पढ़ लिया। प्रॉपर्टी नंबर 5 हमारी एसिड और मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो गई है बेटा, ठीक है।
अभी हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड की। तो हमने भाई यहाँ पे अब देखो ज़रा, अभी अभी आपने सीखा था कि भाई जो अभी एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई थी, है ना? सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैसे रिएक्शन हुई थी वो देख लेते हैं। जैसे कि मान लो आपने HCl लिया और आपने उसमें डाला था सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है? सोडियम बाइकार्बोनेट डालने के बाद क्या हुआ था, एक तो सॉल्ट बन के आया था NaCl, और यहाँ पे क्या बन के आया था, वाटर यहाँ बन के आया था, और यहाँ पे CO2 गैस बन के आई थी। और CO2 गैस जो बन के आई थी वो इफरवेसेंस के साथ यहाँ बन के आई थी, ठीक है? अभी मैं आपको बच्चों को बताने वाला हूँ कि अगर आपको ये एविडेंस करना हो कि कैसे मालूम हो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, तो उसके लिए ये जो एक्टिविटी है क्लास 10th की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है बेटा, इसको आपको परफॉर्म करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि क्लास 10th के हर एक बच्चे को इस एक्टिविटी के बारे में आना चाहिए। अगर आप ये एक्टिविटी बिना पढ़े अगर क्लास में प्रमोट हो जाओगे बेटा, तो समझ लो कि आपने क्लास 10th में कुछ नहीं सीखा। ये प्रॉपर्टी, ये जो एक्टिविटी है मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, और हर एक बच्चे को लैब में से परफॉर्म भी करना चाहिए। तो जो एक्टिविटी है वो क्या है वो समझते हैं। फाइनली ऊपर हमने समझा था कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, लेकिन अब करना ये है कि इसको एविडेंटली प्रूव करना है कि ये CO2 गैस ही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वैन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास, मतलब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलती है, अगर उसको पास करते हैं, है ना? कहाँ से पास करते हैं, लाइम वाटर से। अगर इसे लाइम वाटर से पास किया जाए, भाई ये लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर कैसे बनाते हैं, देखो बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं कि लेबोरेटरी में जो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, जिससे क्विक लाइम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बेटा क्विक लाइम कहते हैं, ये ले लेते हैं और उसको हम डालते हैं बेटा पानी में। तो पानी में शेक करने के बाद यहाँ पे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम में चेंज हो जाता है। अब फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे जो बन के आता है, इसका हम यहाँ पे करते हैं फिल्ट्रेशन, यानी कि उसे छान लेते हैं। अब फिल्ट्रेशन करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे बेटा फिल्ट्रेशन करने के बाद याद रखो कि एक क्लियर सॉल्यूशन आपको प्राप्त होता है, क्लियर सॉल्यूशन। और ये जो क्लियर सॉल्यूशन यहाँ पे जो बन के आता है बेटा, इसी क्लियर सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, लाइम वाटर। तो आपको समझ में आ गया होगा लाइम वाटर क्या होता है। बेसिकली ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ही होता है। इसे इंस्टेंटली लैब में प्रिपेयर करते हैं। कैसे करते हैं कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, जिसे क्विक लाइम कहते हैं, पानी में डालेंगे, फिर उसे शेक करेंगे, शेक करने के बाद फिल्ट्रेट कर लेंगे, तो एक क्लियर सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर सॉल्यूशन लाइक अ वाटर, मतलब वाटर की तरह एक क्लियर सॉल्यूशन यहाँ पे बन के आएगा, ठीक है? अब क्या होगा, तो हमने कहा कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, ठीक है बेटा, उसको जैसे ही पास करोगे, कहाँ से, लाइम वाटर से, तो क्या करता है कि वो लाइम वाटर जो कि एक क्लियर सॉल्यूशन है, उसके अंदर वो क्या करता है, मिल्कीनेस अपीयर कर देता है। और जो मिल्कीनेस यहाँ पे जो अपीयर होती है, वो उसकी जो वजह होती है वो ये होती है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, क्योंकि वो दिखना शुरू हो जाता है। देखो इसकी एक्टिविटी मैंने की हुई है, जब आप इसे देखोगे तो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर के मैं इसका लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ पे दिखाएँगे, मैं आपको दिखाऊँगा कि मैंने कैसे इस तरह से ये पीपीटी का फॉर्मेशन किया हुआ है। तो आप जब डिस्क्रिप्शन देखोगे तो वहाँ पे इस वीडियो को ज़रूर देखना बेटा, कि हम पीपीटी यहाँ पे जो व्हाइट पीपीटी जहाँ बन के आती है, वो किस वजह से बन के आती है। तो मतलब अब देखो, क्लास 10th में हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि भाई मेटल कार्बोनेट की और बाइकार्बोनेट के एसिड के साथ रिएक्शन क्या होती है। तो आप बताओगे सर देखो, जब भी हम कोई भी एसिड यहाँ पे लेते हैं और उसकी रिएक्शन मेटल बाइकार्बोनेट से या फिर कार्बोनेट से कराते हैं, तो सॉल्ट बन के आता है, वाटर बन के आता है, और CO2। ये तो पहली बात हो गई। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो CO2 बन के आती है, इसको अगर हम यहाँ पता करने की कोशिश करेंगे कि ये CO2 ही है, तो उसके लिए क्लास 10th के अंदर ये एक्टिविटी आनी चाहिए। मैंने बोल चुका हूँ आप लोगों को बेटा, अगर क्लास 10th में अगर आप पढ़ रहे हो और आपको ये एक्टिविटी नहीं आती है, इसका मतलब क्लास 10th में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में, क्योंकि इसकी आस्किंग बहुत ज़्यादा होती है। आप PYQs उठा के देखो, वहाँ देखो कि यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन इस एक्टिविटी से बने हुए हैं, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमने यहाँ पे कहा कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पासिंग थ्रू द लाइम वाटर क्या होता है, क्लियर सॉल्यूशन होता है। तो वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, मतलब कि दूधिया रंग का कर देता है, दूध जैसा मिल्कीनेस वहाँ पे अपेयर हो जाती है। और ये जो मिल्कीनेस यहाँ पे अपेयर होती है, इसकी वजह होती है एक वाइट प्रेसिपिटेट का बनना। और वो वाइट प्रेसिपिटेट जो होता है वो किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है? अब ये देखो जरा, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि भाई जो अपना लाइम वाटर जो होता है वो कैसा होता है, क्लियर सॉल्यूशन होता है, बताया था ना मैंने आपको बेटा। तो देखो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे हमने लाइम वाटर लिया हुआ, जो कि क्या है, एक क्लियर सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा? तो यहाँ पे बेटा लाइम वाटर ले लिया। लाइम वाटर क्या है, एक क्लियर सॉल्यूशन है।
अब होगा क्या कि जैसे ही इसके अंदर हम CO2 गैस पास करेंगे, तो CO2 गैस पास होने से ऐसा कुछ हो जाता है, जो यहाँ दिख रहा है। ये पहले ऐसी होती है, बाद में ऐसी हो जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे ही व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ पासिंग थ्रू द लाइम वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करेंगे, तो पास करने पर इस तरह की मिल्कीनेस आ जाती है और ये जो मिल्कीनेस होती है, वो एक कंपाउंड की वजह से होती है और वो जो कंपाउंड होता है, वो होता है कैल्शियम क्या होता है? कार्बोनेट होता है। देखो हम करके दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने कहा कि भाई देखो एक रिएक्शन तो ये लिखी हुई है, अब यहाँ से क्या निकला? CO2 निकला। अब आपने क्या किया कि यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जिसे लाइम वाटर कहा गया था, क्लियर सॉल्यूशन है, इसमें CO2 गैस पास कर देते हैं। अब CO2 गैस जैसे ही बेटा यहाँ पास करोगे तो पहली बार यहाँ पे क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड बनता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है कि पानी में इनसॉल्युबल होता है, तो इस वजह से यहाँ पे इसकी बनती है व्हाइट पीपीटी, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी कि व्हाइट पीपीटी यहाँ पे फॉर्म करता है। क्या करता है बेटा? व्हाइट पीपीटी फॉर्म करता है और प्लस करके यहाँ पे बनता है भाई H2O। ठीक है। अभी क्या होगा कि देखो अभी अभी ये वाली जो केमिकल इक्वेशन है वो यहाँ तक पहुँचे हैं। अब देखो इसको फिर से पढ़ो। इफ एक्सिस यानी कि अगर मान के चलो कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सिस में पास करते हो, यानी कि अगर आपने इसे अधिक मात्रा में पास किया, मतलब आप कंटिन्यू करते ही रहे, तो क्या होगा? एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक्सिस को अगर हम पास करते हैं, किससे पास करते हैं? थ्रू द लाइम वाटर से जैसे ही पास करते हैं, तो क्या होता है? देन द वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड फर्स्ट डिसॉल्व ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए soluble salt of calcium hydrogen carbonate and the solution becomes clear again। यानी कि ये कहा गया है, देखो पहले पहले तो सिचुएशन ये वाली थी, पहले यहाँ पे ये था, मतलब कि क्लियर सॉल्यूशन था। फिर क्या हुआ कि क्लियर सॉल्यूशन में आपने CO2 पास करी। ये क्लियर सॉल्यूशन किसका था? ये है अपना किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, ये फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस है ना। और ये क्या है भाई? क्लियर सॉल्यूशन है। जैसे ही आपने CO2 गैस पास की, CO2 गैस पास करने से क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट बना। तो यहाँ पे देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या आ गई? मिल्कीनेस आ गई। और अगर आप कंटिन्यू एक्सिस पास करते हो, जैसे कि मैंने क्या किया, ये जो चीज़ें यहाँ बनी थी, मैंने इसमें क्या किया? एक्सिस में यहाँ पे CO2 पास की। तो यहाँ पे क्या है भाई? एक तो CO3 की भाई यहाँ पे इनसॉल्युबल पीपीटी है, व्हाइट पीपीटी, जो कि पानी के अंदर डिज़ोल्व है। और अगर आप इसे यहाँ पे इसमें CO2 गैस यहाँ पे एक्सिस में पास करते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्सिस में यहाँ पे CO2 पास की, तो CO2 पास करने पर यहाँ पे क्या होगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे बन जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस। और ये बेटा पानी में यहाँ पे सॉल्यूबल होता है, और पानी में सॉल्यूबल होने की वजह से जो पीपीटी पहले बन गई थी, वो फिर से एक बार यहाँ पे क्लियर हो जाती है, जैसा कि यहाँ पे देखोगे। तो फाइनली आई जस्ट वांट टू लाइक टेल यू टू ऑल ऑफ यू, भाई ये जो एक्टिविटी है तो सुपर सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसकी स्टार्टिंग भाई यहाँ से होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, स्टार्टिंग यहाँ से होती है। क्या होता है कि भाई एसिड लेके चलते हैं, एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो CO2 गैस निकलती है इफर्वेसेंस साउंड के साथ। फिर CO2 को क्या करते हैं? लाइम वाटर से पास करते हैं, तो कुछ इस तरह का एक मिल्कीनेस फॉर्म होता है। मिल्कीनेस की वजह क्या है? कैल्शियम का कार्बोनेट का बनना, जो कि वाइट पीपीटी है पानी में, क्योंकि सॉल्यूबल नहीं होती है तो दिखने लगती है। फिर जब उसको एक्सेस में CO2 पास करते हैं, तो ये जो मिल्कीनेस है वो धीमे-धीमे क्या होती है? डिसअपीयर होती है, क्योंकि जो इनसॉल्युबल जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, वो यहाँ पे CO2 के साथ वापस कंपाइल करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में सॉल्यूबल है। क्लियर है ना? तो क्या होगा फाइनली? मेटल कार्बोनेट लेंगे या बाइकार्बोनेट, उसको एसिड के साथ मिक्स करेंगे, CO2 इफर्वेसेंस निकलेगी। उस CO2 गैस को लाइम वाटर के साथ पास करेंगे तो मिल्कीनेस आएगी, और उस मिल्कीनेस बनने की वजह कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगर हम CO2 को एक्सेस में पास करते हैं, तो वो जो मिल्कीनेस बनती है वो धीमे धीमे डिसअपीयर हो जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वहाँ पे एक सॉल्यूबल सब्सटेंस बनता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और एक्टिविटी टू डन बाय यू। ठीक है। इसकी ये दोनों पैराग्राफ जो मैंने लिखे थे, ये दोनों पैराग्राफ भी आपको कॉपी में लिखने होते हैं, और जो 3 रिएक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो एटलीस्ट आप चाहो तो आप ये वाली रिएक्शन भी यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब ऑल 4 रिएक्शन। पहले ये दिखाओ, पहली वाले में क्या करोगे? CO2 बनाओगे, दूसरे में क्या बनाओगे? लाइम वाटर बनाओगे, और तीसरी वाली जो इक्वेशन है उसमें क्या बनाओगे? उसमें आप कैल्शियम बनाओगे, अपना कार्बोनेट बनाओगे,
और अगली वाली में आप क्या बनाओगे, यहाँ पे बाइकार्बोनेट यहाँ बनाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बेटा यहाँ पे ध्यान रखनी होंगी, ठीक है बेटा, क्लियर ना? तो इतना हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे हम बढ़ते हैं भाई, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो हो ही गया। अभी इसकी इक्वेशंस बेटा यहाँ पे आ जाती हैं, इक्वेशंस के बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं, सारी इक्वेशंस। वैसे तो मैंने सारी इक्वेशंस आपको बता ही दी हैं, ये सारी इक्वेशंस यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो जरा, सारी इक्वेशंस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं वन बाई वन। लेट्स सी, पहली इक्वेशन जो बेटा, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेने के बाद यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, और लेने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, उसमें क्या क्या पास करेंगे, CO2 गैस पास करेंगे। और CO2 गैस पास करेंगे, जैसे ही CO2 गैस पास कर लेंगे तो पास करने के बाद क्या होगा, आपको सभी को पता ही है क्या होगा भाई। जैसे ही हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, ये सर लाइम वाटर है, ठीक है ना, सभी जानते हैं ना क्या है बेटा, लाइम वाटर। हम तो जानते हैं ना भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। और लाइम वाटर कैसा होता है सर, क्लियर होता है ना, क्लियर होता है, किसकी तरह, पानी की तरह, पानी की तरह बिल्कुल क्लियर होता है लाइम वाटर। CO2 गैस पास करोगे, देखो ये रहा लाइम वाटर है ना, तो CO2 गैस जैसे पास करोगे तो क्या होगा सर, पता है ना क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैसा होता है, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता, और जो चीज़ पानी में सॉल्युबल नहीं होती, डाउनवर्ड एरो के द्वारा उसे दिखा देते हैं, क्लियर है ना। तो ये बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट है, और इसी के बनने की वजह से यहाँ पे PPT आ गई थी, है ना, वाइटनेस आ गई थी, मिल्कीनेस आ गई थी, और बन गया वाटर। अभी क्या करते हैं कि यहाँ पे जो सिस्टम है, इसके अंदर CO2 को एक्सिस में पास करेंगे, और एक्सिस में जैसे ही पास करोगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही एक्सिस में पास होगी तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा। फॉर्मूला होता है CaHCO3 का होल ट्वाइस, जो कि पानी में कैसा है, सॉल्युबल है। और सॉल्युबल बनने की वजह से जो मिल्कीनेस होती है वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, ठीक है बेटा। तो ये हमने पढ़ लिया। अभी देखो, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास एसिड रिएक्ट विद बेस। तो अब हम जो एसिड की रिएक्शन जो कराने वाले ना, वो बेस के साथ कराने वाले हैं, और किसके साथ, एल्कलीज के साथ। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आज मैं अपनी क्लास में बेसिस और एल्कलीज के मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस बता दूँ। जब हम बेसिस को और एल्कलीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहाँ मैं आपको और भी बताऊँगा कि यहाँ पे ये जो बेसिस और एल्कलीज में क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा, तो क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 होता है बेटा, ग्रुप नंबर 1A। तो ग्रुप नंबर 1A में हाइड्रोजन को छोड़ करके कुछ मेटल्स होती हैं, जैसे अपना लिथियम मेटल होगी, सबसे पहले जो मेटल आती है ना वो लिथियम आती है ना। और अपनी सोडियम मेटल आ जाती है, और अपना पोटेशियम मेटल आ जाता है, और अपना सीजियम आ जाता है। तो बेसिकली ये जो मेटल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये 4 मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम, बेसिकली इन मेटल्स को बेटा हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स क्या होती हैं, जो अर्थ क्रस्ट से हमें मिलती हैं, या मतलब जो जो रॉ मटेरियल रॉक से हमें मिलती हैं, तो इनको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। अब अगर एल्कली मेटल्स को अगर पानी के साथ जब भी आप सॉल्युबल करते हो तो एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड बन के आते हैं, जैसे कि LiOH बन जाएगा, और NaOH बन जाएगा, और यहाँ पे अपना KOH बन जाएगा, और अपना CSOH बन जाएगा। तो ये क्या है, ये एल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड हैं, और इन्हीं एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कलीज। बेसिकली अगर आपको एग्जाम में लिखना हो कि व्हाट आर एल्कलीज, तो आप बताओगे वाटर सॉल्युबल बेस, यानी कि जो बेस पानी में घुल जाता है, वाटर सॉल्युबल बेस जो होता है, दिस इज बेसिकली एल्कलीज, उनको हम यहाँ पे एल्कलीज कहते हैं। बाकी और भी कुछ होते हैं, जैसे कि मान लो कुछ बेस आप यहाँ पे लेके आ दो, और भी बेस जैसे कि हमने यहाँ पे लिया, लाइक हमने यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, ये भी अपना बेस है। और अपना मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड हो गया, ये भी अपना बेस होता है। जिंक ऑक्साइड यहाँ पे लेके आते हैं, ये भी अपना बेस है। मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ लेते हैं, ये भी अपना बेस है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर यहाँ लेते हैं तो ये भी अपना बेस है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिस के अंदर आएंगी, लेकिन ये जो पार्ट हैं एल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये बेसिकली एल्कलीज होते हैं। हालांकि दोनों एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे ये होता है कि एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड एल्कलीज कहलाते हैं, और बाकी तो सब बेस हैं ही हैं। तो बेसिस के बारे में आपको 2 चीज़ बताना चाहता हूँ जो आपको ध्यान रखना है। देखो जरा, हमेशा याद रखो बेटा, कभी भी लाइफ में ना मेटल दिखे, और मेटल के जस्ट बराबर में आपको ऑक्सीजन दिखे, तो आप बिना सोचे समझे कह दो कि वो मेटल ऑक्साइड है बेटा।
है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि अब कभी भी आपको मेटल दिखे और मेटल के जस्ट बराबर में यहाँ पे क्या दिखे, ऑक्सीजन अगर यहाँ दिखता है, तो आप समझ जाओ यहाँ पे इनके नंबर्स कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक्स और वाई यहाँ पे नंबर्स मान लिए हैं, नंबर से कुछ भी हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि दिस इज़ ऑल अबाउट द मेटल ऑक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड आर प्योरली बेस। अगर आप ये बात भूलते हो, डेफिनिटली यू विल लॉस सम मार्क्स इन योर एग्जाम। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मतलब जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, मतलब कि बेस होते हैं। तो फाइनली हमने एक प्रॉपर्टी में पढ़ा कि भाई जो एसिड होता है ना, वो रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ या फिर किसी एल्कली के साथ, और बना लेता है, क्या बनाता है, दो चीज़ें बनाता है। एक तो बनाता है अपना सॉल्ट बनाता है, और क्या बनाता है, वाटर। अब क्या होता है कि इस तरह की जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जो कि आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ी होगी। ठीक है, तो देखो बेटा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई, ये वाली प्रॉपर्टी जिसकी हम बात कर रहे थे, कि अगर हम यहाँ पे एसिड लेते हैं बेटा, और एसिड के रिएक्शन किससे कराते हैं, बेस से, तो क्या बन के आता है, सॉल्ट बन के आता है, और क्या बन के आता है, वाटर बन के आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे एक बेस लिया हुआ है। बेस यहाँ पे क्या है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या लिया हुआ है, एसिड के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है। सॉल्ट कौन सा बनेगा, सोडियम क्लोराइड, और क्या बनेगा, वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट बन के आया, और क्या बन के आया, वाटर। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो देखो जरा, जो मैं अभी आपको बता रहा था इसके बारे में, मेटल ऑक्साइड के बारे में, तो देखो जरा, एसिड रिएक्ट विद द मेटल ऑक्साइड, और मैं अभी आपको बताया कि भाई जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, व्हाट आर दीज, दीज आर बेस, मतलब ये भी क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो अगर ये भी बेस हैं तो ऊपर की तरह रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, सॉल्ट वाटर बनेगा। तो देखो लिखा भी है, जब भी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, एक तो बनाता है सॉल्ट, और क्या बनाता है, वाटर। हैंस मेटालिक ऑक्साइड आर हैंस मेटालिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, यानी कि मेटल ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड। और ये यहाँ पे क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए भाई तैयार कर लो इसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन फिर से यहाँ पे ली हुई है, इसको फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होगा भाई, हमने मेटल ली हुई है, ठीक है, मेटल, लेकिन मेटल का यहाँ पे ऑक्साइड लिया हुआ है, तो मेटल ऑक्साइड लेंगे जो कि एक बेस होता है। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल में हमने क्या लिया हुआ है, कॉपर का सेकंड ऑक्साइड यहाँ पे लिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी 2 है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। HCl के साथ जब इसे रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो कॉपर का सेकंड क्लोराइड बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर। सो दिस इज ऑल अबाउट द 6 प्रॉपर्टीज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अभी तक। अभी और देखते हैं भाई, तो ये तो भाई हो गया कॉपर, ये अच्छा रिएक्शन बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि वो क्लोरीन बैलेंस नहीं ना, तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है और क्लोरीन यहाँ 1 है, तो बैलेंस करने के लिए हमने उसे 2 का मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड फाइनली यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ गई हैं। एसिड, अच्छा एट्थ प्रॉपर्टी और आ गई है भाई, एसिड्स हैव कोरोसिव इन नेचर, यानी कि आपको पता है कि भाई एसिड को जैसे ही हम, देखो यहाँ देखो जरा, ये देखो जरा, अगर मान लो कि गलती से भी अगर एसिड आपकी स्किन पे गिरता है तो कुछ ऐसा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई एसिड को स्किन पे नहीं गिरने देना है। और जैसे कि ये एक कोई यहाँ पे पॉलीमर है, उसमें एसिड डालेंगे तो ये उसे भी बर्न कर देगा। लकड़ी पे भी डालेंगे तो वहाँ पे भी बर्न होने के चांसेस हैं। तो मतलब ये एसिड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं। यानी कि एसिड जब किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो उसे बर्न करते हैं, इंस्टेंटली बर्न करते हैं। और बर्न करने की जो नेचर होती है क्या बोलते हैं, कोरोसिव नेचर होती है। इसीलिए हम हमेशा लैब में एसिड की डाइल्यूट वाली फॉर्म यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि वो नॉन कोरोसिव या लेस कोरोसिव होता है। अब देखो जरा, कहा गया है कि जो मिनरल एसिड होते हैं ना, कौन कौन से फेमस एग्जाम्पल हैं सर, याद हैं, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो आप, या फिर नाइट्रिक एसिड ले लो, और या फिर यहाँ पे ले लो अपना सल्फ्यूरिक एसिड, तीनों में से कोई सा ले लो। कॉजेज सर्व बर्न्स, मतलब यहाँ पे वो बर्न्स करते हैं, किसको बर्न कर सकते हैं, अपनी स्किन को बर्न कर सकते हैं। एंड अटैक्ड एंड ईट अप मटेरियल लाइक क्लॉथ और वुड और मेटल स्ट्रक्चर एंड द स्टोन वर्क, सो दे आर सेड टू बी कॉरोसिव। अच्छा, मैं आपको इससे रिलेटेड मैं आपको एक थ्योरीज आपको बताता हूँ कि एक टाइम क्या था कि हम स्कूल में, एक स्कूल में केमिस्ट्री लैब थी। तो जैसे ही आपने अपने स्कूल में भी देखी होगी सभी ने, कि जो केमिस्ट्री लैब में जहाँ पे एसिड रखे होते हैं, तो वो एक यहाँ पे मार्बल की एक स्लैब होती है ना, ये होता है बेटा मार्बल होता है, दिस इज़ द मार्बल। ठीक है, दिस इज़ द मार्बल। तो मार्बल की स्लैब बनी होती है जहाँ पे डिफरेंट एपरेटस यहाँ पे रखे होते हैं। तो एक बच्चे ने क्या किया कि वो एक एसिड जो है यहाँ पे, आई थिंक HCl था शायद,
तो HCl यहाँ पे रखे हुआ था, तो जैसे ही HCl यहाँ पे इस मार्बल पे गिरा, और मार्बल का जो फ़ॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और आप समझते हो कि मार्बल का फ़ॉर्मूला CaCO3 है, तो HCl यहाँ गिरेगा तो आपको ज़ाहिर-सी बात है पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या होगा, एक तो सॉल्ट बन जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, वाटर बनेगा और क्या बनेगी, CO2 गैस बनेगी। और कभी-कभी इस केसेस में क्या होता है कि मार्बल के क्रैक होने के चांसेस भी होते हैं, यानी मार्बल के अंदर क्रैक आ जाता है। तो बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर यहाँ पे एसिड गिरा हुआ है और काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन होने की वजह ये होती है बेटा। तो कभी भी आप स्लैब पे अगर आप एसिड, ध्यान रखो कि एसिड वहाँ रखा हुआ है, अगर वो एसिड कोरोसिव नेचर का है तो आप उसे वहाँ से ध्यान से उसे वर्क यूज़ करना है, मतलब वो कभी भी स्लैब पे ना गिरने पाए, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब देखो ज़रा, फाइनली जो 8th प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी हम बात करते हैं, कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कशन की हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ को एक बार इन शॉर्ट रिकैप यहाँ पे कर लिया जाए बेटा। देखो ज़रा, तो देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एसिड हैव सो टेस्ट, यानी कि एसिड के अंदर सो टेस्ट होता है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि जो ब्लू लिटमस होता है उसको टर्न कर देते हैं, है ना, ब्लू लिटमस को क्या करते हैं भाई, रेड कर देते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए भाई, हमने पढ़ा हुआ ना भाई, एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस जो होता है उसको चेंज कर देता है किसमें, रेड में, ठीक है, याद रखिए। ब्लू लिटमस को चेंज कर देगा किसमें, रेड में। आगे एसिड सॉल्यूशन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। अगला है कि एसिड जब भी रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल के साथ, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। एसिड जब रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, या फिर किसके साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और इसको जब लाइम वाटर से पास करते हैं तो मिल्कीनेस बनती है, एक्स में पास करते हैं तो मिल्कीनेस हट जाती है। जब एसिड रिएक्ट करता है बेसिस के साथ या फिर एल्कली के साथ, तो क्या क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और क्या बनाता है, वाटर। एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ, क्योंकि ये भी बेस होते हैं, तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और क्या बनता है, वाटर। सॉल्ट और वाटर यहाँ फिर से बन के आते हैं। और एसिड हैव द कोरेसिव नेचर। तो आई थिंक सो दैट आई एडवाइज यू वेन एवर यू आर राइटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, सो दीज 8 प्रॉपर्टीज यू हैव टू जस्ट मैंशन एवरीवेयर, आइदर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, आइदर एवरीवेयर यू आर प्रिपेयरिंग द नोट्स। तो देखो डिटेल नोट्स के लिए आपको पीछे की स्लाइड्स पे जाना होगा, यानी कि हर एक प्रॉपर्टी को, और आपको इन शॉर्ट अगर कभी भी टीचर आपसे पूछते हैं कि बताओ बेटा एसिड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, तो आप लोग बिल्कुल फ्लो में बता दोगे। सर एसिड हैव सो टेस्ट, एसिड टर्न्स द ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट द electricity, so they are known as the electrolytes. Acid react with the metals to form the hydrogen gas. Acid react with the metal carbonate as well as the metal hydrogen carbonate to form the carbon dioxide gas, and this carbon dioxide gas whenever the passing through the lime water, it will show the it will change into the milkiness, and whenever the passing the excess of CO2 in the lime water, so the milkiness disappear due to the formation of calcium bicarbonate, which is soluble in water. And the next property is the acid react with the bases or alkalis to form the salt and water, and whenever the acid react with the metal oxide, which are basic in nature, to form the salt and water, and acid are corrosive in nature. ठीक है बेटा, तो आई थिंक इस सेशन में जो भी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे डिस्कस की गई हैं अबाउट द एसिड, तो आपको वो समझ में आ गई होंगी, क्लियर है ना बेटा। तो अब नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। तो आज पहले आप इनको एक बार रिकैप करो, इनकी शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक चार्ट्स बनाओ और सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान से समझो। और अगर फिर भी अगर आपको डाउट यहाँ पे कोई भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को मेरे सेल नंबर पे आप लोग सेंड कर सकते हो, ठीक है बेटा। ओके, आई होप यू स्टूडेंट अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।